सोच को बदलो सितारे मिलेंगे, नजर को बदलो नजारे मिलेंगे। कश्तियों के रुख बदलने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, दिशा को बदलो, किनारे मिलेंगे, सहारे मिलेंगे, अपने और प्यारे मिलेंगे। मैं ब्रिज शर्मा हूं कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र जो धरा है कर्म की, जो धरा है कृष्ण की, और कुरुक्षेत्र जो बात करता है चलते रहने की। एक बालिका ने, नाम महक स्वामी, कुरुक्षेत्र निवासी के लोगों के लिए एक मिसाल बनकर पैदा हुई हैं, एक मिसाल बनकर अपना एक अस्तित्व कायम किया है। जी हाँ, आईएएस एक परीक्षा होती है, यूपीएससी इसे कंडक्ट करता है, और इस यूपीएससी में 393 393 रैंक पूरे भारतवर्ष में अर्जित किया है। बिल्कुल ठीक मेरे सामने मैं फिर से रूबरू होना चाहूँगा महक से, और आपको भी करवाना चाहूँगा महक स्वामी से कि सबसे पहले अपना परिचय देंगी और इस परिचय के साथ अपनी जो जीवन की यात्रा है आज तक की, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को, हमारे जो प्रबुद्ध व्यक्ति सामने बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको बताएंगी। थैंक यू सो मच। मेरा नाम महक स्वामी है, मैं कुरुक्षेत्र से हूँ और मैंने बीटेक किया हुआ है एनआईटी कुरुक्षेत्र से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने 3 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब की थी। उसके बाद मैं इस तैयारी में आ गई थी और पिछले ही साल मेरा एचसीएस में सिलेक्शन हुआ था, तो मैं आजकल यमुनानगर में एज एचसीएस अंडर ट्रेनिंग काम कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल यूपीएससी का जो रिज़ल्ट आया है उसमें 393 रैंक मुझे मिला है, जैसे सर आपने बताया। बहुत बढ़िया। हम आईएएस की जब बात करते हैं या इतना अच्छा रैंक, एक तहलका सा मिट जाता है। और हमारे भारतीयों में या माँ बाप में एक बात बहुत बड़ी है कि वो अगर कोई बच्चा आईएएस बन गया ना, तो उसके लिए इतनी बड़ी बात होती है, कई दिनों तक चर्चा होता है। लेकिन इसके पीछे जो आपकी तपस्या है, जो मेहनत है, जो लगन है, जो संस्कार हैं, जो विचार हैं, उसके बारे में हमें बताइएगा कि विद्यालय स्तर से आपको कहाँ से मिले और आगे आगे थोड़ा सा पड़ाव आपका कैसा रहा। हाँ जी जी, जैसे कि मेरी एक शुरुआती शिक्षा जो हुई वो महाराजा अग्रसेन स्कूल से हुई थी। उसके बाद मैंने गीता निकेतन आवासीय विद्यालय में एडमिशन लिया था, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में जो मुझे वैल्यूज़ मिली हैं और जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो 6th to 10th का मैं एक फ़ेज़ जो मानती हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो मुझे वो मेरे विद्यालय से मिला है। और मैं बहुत बहुत आभार भी प्रकट करती हूँ इस चीज़ का कि जो मेरे टीचर्स थे, मुझे आज तक अगर वो याद आते हैं तो इसी वजह से, क्योंकि मेरी जो स्कूली शिक्षा वहाँ पे थी। उसके बाद मैंने सेट टेक चंद से 11th और 12th क्लास में पढ़ाई की, नॉन मेडिकल से मैंने पढ़ाई की थी। और जी, मुझे लगता है कि एजुकेशन आपकी सिर्फ विद्यालय से नहीं होती है, आप अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, आसपास के लोगों से सीखते हैं, घर से तो ऑब्वियसली आप सीखते ही हैं। तो मुझे लगता है जितनी भी मेरी शिक्षा है वो मेरी एनवायरनमेंट से, स्कूल सब मिला जुला के जो एक पूरी हुई है, और अभी हुई नहीं है, चल ही रही है। तो हर एक चीज़ का, हर एक दिन का, हर एक एक्सपीरियंस का, जितने लोगों से मैं मिली हूँ उन सभी एक्सपीरियंस का बहुत बहुत योगदान है मेरी एजुकेशन में। नहीं महक, देखिएगा कि ये बहुत शब्द अच्छे हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं और पुस्तकों में बहुत लिखी हुई हैं। विद्वान उसको रोज़ कहते हैं। हमारे सामने आप देखेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप भरे रहते हैं, फेसबुक पे लोग इस बात की बातें करते रहते हैं, घरों में चर्चाएं भी करते रहते हैं, लेकिन लागू करने के लिए आपके जो भीतर एक चिंगारी उत्पन्न हुई है, मेरा सिर्फ उस प्रश्न से है कि वो चिंगारी कैसे उत्पन्न हुई आपसे। हाँ जी, जी इसका सीधा सवाल, जी सीधा जवाब तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक पूरा प्रोसेस होता है। कहीं ना कहीं दिमाग में हमेशा से था कि मुझे ये करना है, पर एक वही जो चिंगारी जो आप बता रहे हैं वो शायद अभी तक नहीं थी जब मैं जॉब कर रही थी। पर जब मैं जॉब कर रही थी तभी मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि अब आगे क्या करना है। मैंने इसके ऊपर बहुत सोचा कि मुझे क्या करना है। तो कुछ चीज़ें जो मुझे हमेशा परेशान करती थी, जैसे कि कभी मॉल में गए और बच्चों को देख रहे हैं कि भीख मांग रहे हैं या उनको कुछ चप्पल नहीं पहनी है, तो मुझे ये चीज़ें बहुत ही तंग करती थी कि मैं क्या कर रही हूँ। अब मेरी जॉब ठीक है, पर मैं इन लोगों के लिए या किसी भी जिन जिन चीज़ों से मुझे आहत होती थी उनके लिए मैं क्या कर रही हूँ। तो पैसे देना, खाना खिलाना या मौजें दिलवा देना, इससे बढ़कर मैं कुछ करना चाहती थी, जिसके लिए मैंने फिर इस पेपर के बारे में बहुत पढ़ाई की कि इसमें क्या करना है, मुझे कैसे तैयारी करनी है, और मैं अगर संभव हुआ तो मैं क्या कर पाऊँगी इस जॉब के साथ। जब ये सब रिसर्च कर ली तो वो चिंगारी जो थी वो एक
एक डिसीजन में कन्वर्ट हुई कि हाँ मुझे अब तैयारी करनी है, और फिर मैंने इसकी तैयारी शुरू की और नतीजा आज मुझे मिला है। आप ये देखिएगा महक कि आदमी की चिंगारी सबके उत्पन्न हो जाती है। हम रोज़ पढ़ते हुए अखबारों को या और बातों करते हुए एकदम अपने आप को सुदृढ़ बनाने की कोशिश करते हैं। जो ये यात्रा है, लंबी यात्रा है, सफलता की यात्रा है, इसमें रोज़ परेशानियाँ आती हैं, रोज़ आपको दिक्कतें आती हैं। उस इतने लंबे सफ़र को आपने कैसे ठहराया और कैसे बल पैदा करते रहे? हाँ जी, तो जी इसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है, जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि हमें कोचिंग लेनी है या सेल्फ़ स्टडी करनी है, तो वो मेरा हमेशा से एक माइंड क्लियर था कि मैं सेल्फ़ स्टडी से करूँगी। मुझे पता था कि आजकल मुझे गाइडेंस ऑनलाइन मिल जाएगी, तो मैं घर आ गई। अब आप मेरे जो घर का जो सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है, बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड आई फील वेरी लकी फॉर दिस कि मेरे जो मम्मी पापा हैं उन्होंने हमेशा से मुझे वो एनवायरनमेंट दिया कि बेटा आप पढ़ो, घर में कोई भी आएगा, आपको खाने की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप घर पे हो। कोई आएगा, आए जाए, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। तो उन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। अब जो चैलेंज था मेरे लिए ये था कि मुझे पढ़ाई करनी है। थोड़ा गैप आ गया था पढ़ाई में जब मैं जॉब कर रही थी, तो अब फिर से उस चीज़ को शुरू करना, और क्योंकि ये पेपर थोड़ा, इसका जो सिलेबस है और जो इसकी वास्टनेस है कि आपको बहुत कुछ पढ़ना है, तो यकीनन बहुत कुछ पढ़ना था। डेली मुझे अगर 7 से 8 घंटे देने हैं बाहर की दुनिया से अपने आप को अलग करके, वो चीज़ एक चैलेंज थी। शुरू में थोड़ा दिक्कत आई, तो मैंने फिर क्या किया, अपना सोशल मीडिया वगैरह सब हटा दिया। मुझे लगा कि फ़ेसबुक, व्हाट्सएप से मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मैंने वो सब हटा दिया। अब सिर्फ मुझे पढ़ाई करनी थी। तो उसमें दिक्कत ये आती थी कि रोज़ पढ़ना, वो कंसिस्टेंसी लेके आना थोड़ा चैलेंज होता था। तो पर मैंने क्या किया कि मैंने अपने आप को हमेशा ऐसे देखा कि मुझे 16-17 घंटे नहीं पढ़ना है, मुझे 7 से 8 घंटे ही पढ़ना है। क्योंकि मैं एक दिन 16-17 घंटे पढूँ और अगले दिन पूरा दिन सोऊं या 2 घंटे ही पढूँ, वो बुरा है। उससे अच्छा कि 7-8 घंटे रोज़ पढ़ना। तो ये चीज़ मैंने अपने दिमाग में बिठा ली थी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, मैं 7-8 घंटे रोज़ पढूँ, वो चीज़ मैंने अपनाई। इसमें भी कई बार मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी कि कब तक पढ़ते रहेंगे, कितना पढ़ेंगे, और नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो इस चीज़ से डील करने के लिए मैं हमेशा लोगों से बात करती थी। जैसे कि मेरी सिस्टर है, उसको मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स गिनवा देती थी। वो मुझे गाइड करती थी कि नहीं कोई बात नहीं, तुम सही जा रही हो, या अपने दोस्तों से बात करना। या फिर मैं कोशिश करती थी बीच-बीच में मेरी जो हॉबीज़ हैं कि डांस कर लिया, बैडमिंटन खेल लिया। ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी क्योंकि इसमें भी मुझे डिस्ट्रैक्शन लगता था, बट मैं कोशिश करती थी कि कुछ ना कुछ करती जाऊँ। कुछ नहीं तो ब्रह्म सरोवर घूम के आ गए। तो मैंने हमेशा ये देखा कि अगर फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रहा है तो उसको कम करने की ज़रूरत है। 1 दिन 2 दिन वेस्ट कर लो, जो करना है वो कर लो, कि पिक्चर देख ली, घूम आए, बहुत बढ़िया। फिर वापस आ जाइए। ठीक है, आपको अपनी एनर्जी लेवल को एक लेवल तक रखना है, तो अगर वो डाउन हो रही है तो उसको फिर से अप लाइए। जो भी आपको पसंद है वो कीजिए और वापस आइए। तो ये था। और मैंने एक चीज़ और वीडियोज़ में ही देखा था, जैसे हर टॉपर यही बोलता था कि ये चैलेंज तो आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, बुरा लगेगा, बहुत डाउन फील करेंगे, तो ये नॉर्मल है। इस नॉर्मल को मैंने अपना लिया था कि अगर कुछ दिनों में ऐसे एबनॉर्मेलिटी आ रही है, ये नॉर्मल है, तो इसीलिए शायद मैं इतना सस्टेन कर पाई। अच्छा, ये कहा जाता है कि कोई मेरा एक आदर्श है या मेरा गुरु है या मैं सारा उसी के आधार पर चलता हूँ या चलती हूँ। आप एक बात बताइएगा कि आपने चलिएगा पुस्तकों से सीखा होगा, अपने माता-पिता से सीखा होगा, लेकिन सेल्फ जो डिटर्मिनेशन होता है, सेल्फ की पावर होती है, सबसे बड़ी पावर होती है। उसके लिए कैसे तराशा आपने आप और किनको आप आदर्श मानते हैं? देखिए सभी लोग सहयोग देते हैं, लेकिन एक खास व्यक्ति भी हो सकता है, अगर नहीं तो या क्या आप ही खास थे या कोई और व्यक्ति भी? जी इसमें जो है मुझे लगता है कि मेरी फैमिली, मुझे लगता है पूरी फैमिली की आदर्श है। अगर वो मेरे नाना नानी दादा दादी की कहानी हो, या मेरी मम्मी की हो, मेरे पापा की हो, या मेरे बहन और भाई की हो, क्योंकि आसपास ही मैंने सबको इतना स्ट्रगल करते हुए और मेहनत करते हुए देखा है ना, तो मुझे लगता था कि मुझे तो सिर्फ पढ़ना ही तो है। जब सब इतनी भागा दौड़ी में सब लोग व्यस्त हैं, थक नहीं रहे हैं, काम कर रहे हैं अपना, तो ये चीज़ है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज़ से मैं सीखती हूँ। जब अगर मैं कोई छोटे-छोटे गरीब बच्चे कई बार सक्सेसफुल हो जाते हैं पढ़ाई करके, कोई ट्यूबलाइट के लाइट के नीचे पढ़ता है। मुझे लगता है ये छोटे-छोटे एक्सपीरियंसेस मुझे ज़्यादा प्रेरित करते हैं। ऐसे कई बार मैं घूमने गई हूँ, जैसे एक बार मैं मैक्लोडगंज गई थी। वहाँ पे मैंने एक देखा, एक छोटी बच्ची
को किसी ने ना स्पोर्ट्स शूज़ नहीं था, स्कूल के शूज़ गिफ्ट कर दिए, और वो उनको लेके इतना खुश थी। तो मुझे लगता है कि लाइफ में ना हम बहुत अपने आप को ऐसे प्रेशर दे लेते हैं कि खुशियाँ तो छोटी छोटी चीज़ों में भी मिल जाती हैं। तो वो भी एक तरह की प्रेरणा थी कि अगर मैं अपने कमरे में पढ़ रही हूँ या क्या है, मुझे खुश रहना है बेसिकली। तो बेसिकली प्रेरणा मुझे हर जगह से मिली। एक स्रोत तो शायद मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैं ढूँढती थी कि मुझे कहाँ से एक्सपीरियंस मिले, वो प्रेरणा मिले, और जो भी मिलती थी वो मुझे पुश करती रहती थी आगे पढ़ने के लिए। और सेल्फ़ बिलीफ़ की आपने बात की जी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लकीली शायद मेरे पेरेंट्स भी हमेशा मुझ में बिलीव करते थे, और उस वजह से मेरा बिलीव और स्ट्रॉन्ग होता गया कि हाँ, कर सकते हैं। और मैं बहुत सारी स्टोरीज़ देखती थी, बहुत सारी यूट्यूब पे, कि बहुत ही, चाहे बैकग्राउंड पीछे उतना एजुकेशन अच्छा नहीं है, फिर भी तरक्की की, और मेहनत की, और मेहनत का नतीजा मिला। तो बस उन्हीं स्टोरीज़ से मैं प्रेरणा लेती थी, और मुझे भी बिलीव होता था कि अगर ये कर सकते हैं, सब करते ही हैं अगर मेहनत करते हैं तो मुझे भी करना है। और अपने आप पे मैंने कभी शक किया ही नहीं। मुझे लगता है कि हम अगर मेहनत करते हैं तो हम ज़रूर सक्सेसफुल होते हैं। तो सेल्फ़ बिलीव हमेशा मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। बहुत बढ़िया है। ये देखिए सेल्फ बिलीव एक तो होता है कि हमारा कुछ ये माना जाता है कि शायद जन्म से ऐसा कुछ विचारधारा है हमारा, हमारा मस्तिष्क ऐसा बना हुआ है, हमारी शैली ऐसी बनी हुई है, या ये पैदा किया जाता है? ये ज़रूर पैदा किया जाता है। जब आप छोटी-छोटी आप कोई भी काम कर रहे हैं, जब आप उसमें सफलता हासिल करते हैं या कुछ अच्छा करते हैं, तो आपका बिलीफ उससे जनरेट होता है। जब स्कूल में भी कभी मैं पास पास या फर्स्ट आती थी, या जो भी कि कोई परीक्षा पास करती थी जैसे एनटीएससी वगैरह, तो मुझे वहाँ से ही स्ट्रॉन्ग फील होता था कि हाँ, हम कर सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं तो आगे भी कर पाएँगे, मेहनत करनी है। ये जन्मजात नहीं होता कि हाँ, आप तो सुपर टैलेंटेड हो तभी कर पाओगे, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में फेलियर्स देखे हैं। आईआईटी के लिए मैंने तैयारी की थी, मैं नहीं कर पाई। यूपीएससी में भी ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था, मैंने फेलियर्स देखे हैं इस लाइन में भी। तो फेल तो आप होंगे, और फेल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको रूबरू करा देता है कि आप भी आपको ज़मीन पर ला देता है। ज़मीन पर आने के बाद आप फिर से उठने के लिए जो मेहनत करते हो, जो अपनी गलतियों से सीखते हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो अब फेल होके मैं ये मान लूँ कि नहीं, ये मेरे बस की नहीं है, वहाँ तो मैं कभी रुकी ही नहीं। मेरे बस की तो थी, शायद मैंने मेहनत कम की, या मैंने कुछ गलत समझ लिया, या कुछ गलतियाँ थी मुझ में, उन्हीं को मैंने इम्प्रूव किया, और उसी की वजह से मेरा इस अटेम्प्ट में हुआ। बहुत बढ़िया बात है। और आप देखिए बधाई की पात्र हैं, सारा शहर आपको इस बात के लिए प्रसन्नता महसूस कर रहा है, क्यों ना हो, क्योंकि देखिए एक उपलब्धि सबके लिए उपलब्धि होती है, चाहे आपकी वो व्यक्तिगत हो, चाहे पारिवारिक हो, या फिर सामाजिक हो, क्योंकि जो सब पे असर पड़ता है उसकी बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारे जो युवक हैं, या पेरेंट्स हैं, या बच्चे हैं, या जो सुन रहे हैं आपको, उनको आप दो पाँच चार जो बात है आपके, जो आप शेयर कर सकती हैं, प्लीज़ कीजिएगा। हाँ, तो जैसे इस पेपर के बारे में ना कुछ धारणाएँ हैं कि कोचिंग से ही होगा, या फिर 16 घंटे पढ़कर होगा, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे 6 घंटे पढ़िए, चाहे 7, 8, 9, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िए कि मुझे अपने दिमाग को रेस्ट भी देना है, तो आप वो कीजिए, बट लगातार पढ़िए। आपका जो जो आपने चिंगारी की एक बात की थी, उस चिंगारी को ढूँढिए, क्योंकि वही चिंगारी आपको सस्टेन करेगी कि आप लॉन्ग टर्म में पढ़ पाएँ, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। सेल्फ बिलीफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कोशिश कीजिए अपने आसपास सपोर्ट सिस्टम ढूंढने की। घर से मिल रहा है बहुत अच्छा, घर से नहीं मिल रहा तो ऐसे दोस्त जो कि आपको हेल्प करेंगे या आपको सपोर्ट करेंगे। अपने आप में बिलीव रखना, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है कि हाँ होगा। आप मेहनत कीजिए और फिर आपको। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। बहुत बढ़िया बात कही आपने। और आप चलिए एक अधिकारी पद के लिए आप चयनित हुई हैं, और आपका जहाँ भी आपको अवसर मिलेगा, तो आपका अभी कोई मन में ये ख्याल आता है कि मैं ऐसा करूँगी, देश के लिए, समाज के लिए, कुरुक्षेत्र वासियों के लिए, अपने लिए, कोई ऐसा आता है ख्याल कभी अब? बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो मैं हमेशा से ही, और ये पढ़ाई के साथ-साथ ही और स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती रही। तो सबसे ज़्यादा तो मुझे एजुकेशन पे काम करना है, कि अगर हम एजुकेटेड हैं ना, शायद तभी हम ये सोच पाते हैं कि मुझे किसी और के लिए कुछ करना है। आपकी वो जो वैल्यू एजुकेशन प्लस एजुकेशन। तो मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं अफोर्डेबल होते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर क्वालिटी कई बार उतनी अच्छी नहीं होती। तो मेरा ये फ़ोकस रहेगा कि उस चीज़ को इम्प्रूव किया जाए, ताकि सबके लिए वो चीज़ अफोर्डेबल हो जाए। सेकंड थिंग जिस पे मैं काम करना चाहती हूँ है एनवायरनमेंट, कि हम जैसे डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अब पेड़ काट रहे हैं तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, कि बस बिल्डिंग्स खड़ी कर दी। तो मेरा हमेशा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल मैं चाहती हूँ कि हर सिटी, चाहे मेरे को एक गांव भी मिल जाए ना, एक गांव की मैं अधिकारी बनती हूँ,
तो मुझे उस गांव को भी एक मॉडल विलेज में कन्वर्ट करना है, ग्रीन विलेज में कन्वर्ट करना है, वो सिटी हो या कुछ हो। कूड़ा करकट कहीं भी फेंक देते हैं, या फिर एक स्वच्छ भारत मिशन हमारा चल रहा है, उसमें एक चीज़ है कि आप अपने घर पे ही कूड़ा सेपरेट करोगे, फिर जो टैंकर आएगा उसमें सेपरेटेड डालोगे, ड्राई अलग वेट अलग, वो भी हम फॉलो नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये मुझे इम्प्लीमेंट करवाने का मन है कि एनवायरनमेंट, क्लीनलीनेस, हम यूरोप घूमने का सोचते हैं कि वहाँ तो इतनी सफाई है, तो वो इंडिया में क्यों नहीं? सिर्फ टूरिज़्म प्लेसेस पे सफाई क्यों, हर जगह क्यों नहीं? कि मैं अगर किसी गली में जाऊँ तो मेरे को लगे कि कितना अच्छा एनवायरनमेंट है। अभी देखिए, बेटी बचाओ अभियान, महिला सशक्तिकरण, इन बड़े-बड़े शब्दों का प्रयोग किया जाता है और आपने देखिए ये हासिल किया है और प्रमाणित किया है। आप समझती हैं कि पुरुष स्त्री में कोई इस प्रकार की भिन्नता होती है, ये पावर की या पॉजिटिविटी की या फिर काम करने की? देखिए, जो भिन्नता है ना, ये सोशल क्रिएशन है, ये समाज ही बना देता है। किसी एक जगह ऐसी होगी जहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है, मैंने अपने घर में कभी फ़र्क नहीं देखा, लेकिन हो सकता है मैं ही अपने आसपास ऐसा कोई घर देखूँ जहाँ पे मेरे को भिन्नता मिले। तो डेफ़िनेटली एक जो डिफ़रेंस है ना, इक्वालिटी तो हम नहीं कह सकते कि हर जगह है, हमें ऑब्वियसली उसकी तरफ काम करना है। पर महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन से, हेल्थ केयर से लेके उसको मोटिवेट करना कि आप जो भी फील्ड में चाहें आप जाना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी, जो वैल्यू एजुकेशन है, कि हमें अपने पुरुषों को भी तो समझाना है कि विमेन भी आपके इक्वल हैं। तो अगर हम वो एजुकेशन, जो मैंने बात की, एजुकेशन ही हमारी ऐसी हो कि एक लड़के को ये लगे ही ना कि ये लड़की है, इक्वालिटी की बात हो हर काम में। जैसे कि एक मॉडल शायद मैंने जापान का पढ़ा था या कहाँ का पढ़ा था कि प्राइमरी स्कूल में ही इक्वल एक्टिविटीज़ दे रहे हैं, कि सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ में इक्वल पार्टिसिपेशन। ये नहीं कि ये विमेन की रेस है और ये मेन की रेस है। या फिर एक जो सेग्रीगेशन होता है कि लड़कियां तो गुड्डों से खेलेंगी, लड़के क्रिकेट खेलेंगे। जब ये सेपरेशन हट जाएगा ना, या कोई लड़का ऐसे नहीं कहेगा अरे तू गाड़ी चला रही है, जब ये सब हट जाएगा ना, वो मेन की थिंकिंग और विमेन की थिंकिंग, दोनों की थिंकिंग में, क्योंकि कुछ लड़कियों को भी लगता है कि हम तो इसी काम के लिए बनी हैं। तो जितने हमारे पास सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं वो हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है, उसी से सशक्तिकरण होगा। बहुत बढ़िया बात कही आपने। और ये एक जो, अगर इस मैं बात को नहीं अगर छूँगा तो हमारी जो बातचीत है वो मैं अधूरी रह जाएगी, कि शिक्षा, संस्कार और विचार, ये 3 चीज़ें होती हैं। हाँ जी। हम पेरेंट्स को अगर इस बात का इल्म ही नहीं है, जानकारी नहीं है, तो बच्चे कहाँ से हासिल करेंगे? तो ये जो घरों में संस्कार को छोड़ रहे हैं और विचार अपने भीतर नहीं घुसा रहे हैं और शिक्षा ही दिलवा रहे हैं, उस बारे में क्या विचार है आपके? हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एजुकेशन हमारी कंप्लीट एजुकेशन होती है, जो घर से भी मिलती है और स्कूल से भी मिलती है। तो जो पेरेंट्स हैं आजकल, तो ऐसा है कि काफ़ी लोग तो इस चीज़ को मान गए हैं कि हाँ, संस्कार बहुत अच्छे दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है घर में भी, जैसे आजकल एक प्रॉब्लम ये आती है कि दोनों पेरेंट्स अगर जॉब में हैं, या वो संस्कार कैसे दें, जॉइंट फैमिलीज़ भी कम हो गई हैं। तो यहाँ पे स्पेशल एफ़र्ट करने की ज़रूरत है पेरेंट्स को, कि अपने बच्चों में वो संस्कार दें। फिर जो वो स्कूल चुन रहे हैं, तो स्कूल चुनते हुए उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे जो टीचर्स हैं, वहाँ पे जो एजुकेशन है, सिर्फ वो किताबी एजुकेशन ना हो, वहाँ पे संस्कार भी दिए जाएँ। तो स्कूल चुनते हुए उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। फिर जो टीचर्स हैं उनकी तो खैर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि उनका भी उतना ही हक है बच्चे पे जितना एक पेरेंट का है। तो वहाँ पे भी संस्कार, विचार जो हमारे डेवलप होते हैं, इन्हीं बातों से होते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे हम सबकी ज़िम्मेदारी है। अगर मैं भी एक अधिकारी बनती हूँ, तो मुझे भी अगर अपनी सिटी में इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो बच्चे हैं वो कहाँ शिक्षा ले रहे हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं वहाँ पे किस तरह की शिक्षा दी जा रही है। तो एक इंडिविजुअल से लेके, इंस्टीट्यूशन से लेके, हर किसी इंसान का यहाँ पे, क्योंकि बच्चे को तो जो दे देंगे वो ले लेंगे। अब हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि जो एजुकेशन है, जो मैंने गवर्नमेंट स्कूल की बात की, वहाँ पे भी हमें इस चीज़ का फोकस करना है। जो हम विचार लिख देते हैं दीवारों पे कि बच्चे उसको पढ़ें, उसको अपने अंदर लें, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। और अंतिम पड़ाव है देखिए, लेकिन अंत में एक बात और, एक विचार आप हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, तो मैं इसमें कहना चाहूँगी कि आपसे कभी भी कोई कुछ पूछने आए, कोई हेल्प लेने आए, या कुछ भी, आप जो भी संभव हेल्प किसी की भी कर सकते हैं तो हमेशा कीजिए। और
अवसर प्रदान करने की जो एक बात है ना कि हर इंसान को अवसर मिलना चाहिए, वो आपके बच्चे हों, आपके पड़ोस के बच्चे हों या कोई गरीब बच्चे हों, तो उनको वो अवसर ज़रूर दीजिए। वो कोई भी फील्ड हो सकती है, एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, डांस हो, गाना हो, जहाँ पे भी जो भी बच्चा आगे जाना चाहिए, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ सिटीज़न, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, आप उस चीज़ को देखिए और अपने लेवल पे आप जो भी हेल्प कर सके वो हेल्प कीजिए। क्योंकि जब हमारे एक सोसाइटी में जब हर कोई वो अवसर जिसको मिलेगा ना, तो जी हम एजुकेशन एनवायरनमेंट की जो बात करते हैं ना, मुझे काम करना है, वो अपने आप चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो ये कीजिए। बहुत बढ़िया। और आप अब हमारे कुरुक्षेत्र शहर के निवासियों को, भारत देश के निवासियों को, अपने परिवार को किस प्रकार से धन्यवाद देना चाहेंगे? देखिए, उनका बनता है, वो भी इंतज़ार में रहेंगे। और मैं कुरुक्षेत्र का ही हूँ और लगभग सभी लोग मुझे इसी भाव से जानते हैं। मैं भी काम करता रहता हूँ महक। और ये एक संदेश भी जाए, एक बात भी जाए, उनका कैसे, आप किस प्रकार से धन्यवाद करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जैसे कि कुरुक्षेत्र हमारी एक एजुकेशन सिटी के बारे में हम इसमें देखते हैं कि बहुत अच्छी एजुकेशन है, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने स्कूल्स की, अपने टीचर्स की, और जितना भी मुझे जितने भी एनवायरनमेंट में, अगर अपने पड़ोस से भी मुझे जो भी सीखने को मिला, मैं सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। इवन जो नेगेटिविटी आती है, मैं उसकी भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसकी वजह से मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा जो सक्सेस है वो सिर्फ मेरा नहीं है, मेरी पूरी सोसाइटी का उसमें कहीं ना कहीं योगदान है। तो सबको बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। महक से हमारी बात हुई। अब हम इसको एक दर्शक जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो सिर्फ इसको देखें नहीं, सुने ही नहीं, बल्कि यहाँ से भी रखें अपने आप को और यहाँ से अडॉप्ट करें। तभी इस प्रकार के इंटरव्यूज़ की सार्थकता होती है। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। महक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।